हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल, आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो रोज कुछ नया नया सीख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। बड़ा खतरनाक सा नाम है हिंदी में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता वास्तव में इसका मतलब क्या है। तो इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसका नाम बहुत आसान भी है और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो इंग्लिश में इसका नाम है NIA, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अब आपको यह समझाओ कि भाई क्या है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में मामलों की जांच करना। ठीक है, क्योंकि जैसे कि नाम से स्पष्ट हो पा रहा है भाई, हाँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी। पर ये इन्वेस्टिगेशन कब करेगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, कौन कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन से मामले होंगे जो इसके तहत लाए जाएंगे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम वो सभी चीज़ों को अच्छे से जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हमारे देश की सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि NIA बनाया जाना चाहिए, यानी कि क्या ज़रूरतें थी, इसकी क्या आवश्यकताएं थी जिसकी वजह से इसको हमारे देश में बनाया गया। तो अब तक आपको नाम से समझ में आ गया कि नाम में क्या है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय एजेंसी है। तो राष्ट्रीय एजेंसी का मतलब क्या है भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती है। इसका जो इसके ऊपर जो मुख्य अधिकार है वह किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर पर है। तो यह जो काम करेगी, काम तो ये राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। अब कैसे कैसे इसका फाउंडेशन हुआ और आगे आगे किस प्रकार से इसने काम किया उसकी बातों को समझते हैं। अभी हाल ही में सन 2019 में जो हमारा ये NIA है, इसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और संशोधन वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि जब वह संशोधन किया गया ना, तो उसकी वजह से इस जो अभिकरण है यानी कि जो NIA है, इसके जो अधिकार क्षेत्र थे, इसकी जो ऑटोनॉमी थी, इसकी फ्रीडम थी, वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्लास के अंदर हम इसका जो यह है, जो 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था उसको भी अच्छे समझेंगे, परीक्षा की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि NIA जो है ये इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई, और फिर आगे की चीजें जानते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, इसकी जो स्थापना है, स्थापना कैसे हुई? NIA एक्ट 2008 के तहत हुई। NIA एक्ट का मतलब यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में बनाया गया था ये एक्ट। यह एक्ट जब आया 2008 में आया, संसद में पास हो गया, सदनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। तो ये सब काम कब हुआ? यह सब काम हुआ सन 2008 में। लेकिन यह अभिकरण कब तैयार हुआ, यानी कि जो पूरी पूरी बॉडी थी, एजेंसी थी, ये कब बनी? तो यह एजेंसी बनकर के तैयार हुई सन 2009 में पहली बार। यानी कि सन 2009 में पहली बार इस प्रकार की कोई एजेंसी थी जब हमारे देश में बन चुकी थी। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस पे काम कब शुरू हुआ था। काम शुरू हुआ था सन 2008 में। इसका जो विधेयक था, विधेयक वगैरह कब पास हुआ? सन 2008 में लाया गया, 8 में पास हुआ उसके बाद में। लेकिन यह कानून कब कानून बन गया, लेकिन काम कब हुआ, निकाय कब तैयार हुआ? तो ये सब काम हुआ सन 2009 में। तो यह तो बात होगी इसके बनने की, लेकिन वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से सरकार को यह बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो वह समझ लेते हैं। देखो, दरअसल सबसे बड़े जो जिम्मेदार कारण इसके पीछे का वो है हमारे देश में हुई 26/11 की घटना। 26/11 घटना अमूमन हम सभी लगभग लगभग लोग जानते हैं। 26/11 घटना सन 2008 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। मुख्य रूप से माना था कि ताज होटल की घटना थी, पर इसमें कई और क्षेत्र भी थे, कई और जगहें थी जो इसके तहत क्षतिग्रस्त हुई थी, नुकसान में रही थी। तो NIA की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? सन 2008 का हमला। यह हमला कहाँ हुआ था? यह हमला हुआ था मुंबई सिटी पे। मुंबई सिटी पे यह हमला हुआ, तो उसके बाद इसकी जरूरत महसूस हुई और इसकी स्थापना की गई। हमला क्या था? देखो, जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं अब तक, केवल भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में ऐसा रहा है कि समय समय पर विभिन्न जगहों पर लगातार आतंकवादी हमले होते रहे हैं। अलग अलग जगहों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है और उस जगह पर केवल स्मारकों को ही नहीं, स्थलों को ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में जान माल को भी नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं इन सभी घटनाओं के। अगर सबसे बड़ा उदाहरण जो हम देखें, हमने थोड़े दिन पहले, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे चैनल तो आपने वीडियो देखी होगी, मैंने वीडियो बनाई थी 9/11 घटना पे। यह हमला अमेरिका पे हुआ था। अमेरिका के जो ट्विन टावर थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, उसके ऊपर यह हमला हुआ था। तो पूरा हमने समझा था उसके ऊपर। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना था दुनिया को। तो इस प्रकार के जो हमले थे, छोटे बड़े हमले, लगातार दुनिया के अलग अलग देशों पर समय समय पर होते रहते हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया आतंकवाद से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आतंकवाद से परेशान थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत अभी इन चीजों से बचा हुआ था। तो जब अब क्या होता है ना कि जब कोई चीज बची हुई होती है तो उसको लगता है कि शायद ये चीज तो कभी है ही नहीं। जैसे कि फिलहाल हम देख रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। तो जिन लोगों पे कोरोना वायरस बीमारी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं वो लोग बयान भी दे देते हैं किस प्रकार की कोई बीमारी तो है ही नहीं। ठीक है, ये ऐसी अफवाह फैलाई गई है या सरकार
प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है या कुछ और करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से अफवाह फैला रखी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। पर जब किसी व्यक्ति को हो जाता है ना, तो उसके बाद उसे पता लगता है कि हाँ, इस प्रकार की कोई चीजें भी होती हैं या हो रही हैं। तो वही चीज हमारे साथ में भी हुई। जब तक यह चीजें दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हो रही थी, तब तक तो हमने अपने देश में फैसला नहीं लिया, ना ही कोई निर्णय लिया। लेकिन जब हमारे देश के अंदर 26/11 की जैसी इतनी बड़ी घटना हो गई, यह घटना लगभग लगभग 4 दिनों तक लगातार मुंबई पर चली। मुंबई के अंदर यह घटना 4 दिन यानी कि 26 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक यह घटना लगातार हुई। इसके तहत मुख्य जो स्थल थे मुंबई के, जैसे कि विक्टोरिया टर्मिनस हो गया, ओबरॉय होटल हो गया, ताज होटल हो गया, इन सभी को आतंकवादियों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और लगातार गोलीबारी हो रही थी, बम धमाके किए गए, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी इसके तहत हुआ था। शुरू शुरू में क्या हुआ था, बाकी जगहों से तो आतंकवादियों को भगा दिया गया था, उनको मार दिया गया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, जो ताज होटल था वो कैप्चर रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ था काम, वो सारा काम उसी को लेकर के हुआ था। तो इसलिए मुख्य रूप से ताज होटल पे हमला भी माना जाता है। सारे ऑपरेशन जो थे वो उससे संबंधित थे। तो जब यह घटना हो गई ना, उसका भारत को पता लग गया कि हाँ भाई, इस प्रकार की घटना हमारे साथ भी हो सकती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, आतंकवाद से तो किसी का रिश्ता है ही नहीं, किसी का सगा ही नहीं होता। आतंकवाद ये कभी कहीं भी जा सकता है। हाल ही हमने हमने यह भी देखा है कि पाकिस्तान तक पर आतंकवादी हमले हुए हैं। और अमेरिका जैसे बहुत बड़े देश पे जब इस प्रकार का इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया था, तो उस समय भी कहीं ना कहीं यह अनुमान लग जाना चाहिए था कि यह घटना कहीं भी हो सकती है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो 26/11 घटना क्या थी? यह घटना लश्कर तैयबा के द्वारा की गई थी। लश्कर तैयबा क्या है? यह एक आतंकवादी संगठन है। इस संगठन के जो 10 आतंकवादी थे, इन आतंकवादियों ने क्या करा, मुंबई पे आकर के चीजों जो महत्वपूर्ण स्थल थे, होटल्स वगैरह थे, ताज होटल, विक्टोरिया टर्मिनस, ओबरॉय होटल, ऐसी जगहों को कैप्चर कर लिया। वहां से लगातार गोलीबारी हुई। ताज होटल के अंदर बम धमाका भी हुआ और बहुत सारा नुकसान हुआ। नुकसान कितना हुआ? लगभग लगभग तो 160 लोगों की हत्या हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई। कायदे से इसको मृत्यु तो कह नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु मतलब क्या होता है कि नॉर्मल डेथ होती है। ये तो कायदे से हत्या ही कहलाई जानी चाहिए ना। तो इसलिए क्या हुआ था, 160 लोगों की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, चाहे बम धमाके से हुई या गोलियां लगने से हुई, लेकिन वो हत्या है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या हुआ, 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। तो 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और 160 लोगों की हत्या कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में यह भारत के परिदृश्य में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था और उसको भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। क्योंकि इस प्रकार की घटना भारत में ना तो पहले कभी हुई थी, और इस घटना के होने के बाद भारत ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी थी कि यह घटनाएं दोबारा कभी भी भारत में ना हो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अलग अलग समय पर हम ये पाते हैं कि कहीं भी क्या हो रहा है, कभी किसी जगह से बम मिले हैं, ठीक है, और अलग अलग चीजें हमें मिलती रहती है लगातार। पता लगता है कहीं आतंकवादी पकड़े गए हैं, हाल ही में भी 2-3 आतंकवादी अलग अलग स्थलों पर पकड़े गए हैं। तो ऐसी घटना तो घर सुनने में आती रहती है। तो उस प्रकार घटना ये बहुत बड़ी घटना मानी गई थी। और जाहिर सी बात है, हम पुलवामा हमले को कैसे भूल सकते हैं। आतंकवादी हमले की अगर हम बात करें तो पुलवामा हमले में जो हमारे जवान थे वो भी शहीद हो गए थे बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसा नहीं है कि टल गई हो इस हमले के बाद में, तैयारी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ। लगातार फिर भी हम ऐसी वारदातें सुनते रहते हैं, हमें पता लगती रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन आतंकवादी घटनाओं के अंदर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो इस प्रकार की यह पूरी की पूरी घटना थी, 4 दिन तक चली थी, 160 लोगों की हत्या हो गई, 300+ लोग घायल हुए, 10 आतंकी थे, लश्कर तैयबा का नाम रखना। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो हमला था, ये हमला मुंबई सिटी पर हुआ था। अब जब यह पूरा पूरा हमला मुंबई सिटी पे हुआ, तो क्या हुआ, बाकी जो जगहें थी वहां से तो आतंकवादियों को मार दिया गया था, लेकिन जो ताज होटल था वहां पर क्या था, आतंकवादी वहां से नहीं भगाए जा सके थे, नहीं उनको मारा गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो हमारे देश की आर्मी थी, आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नाम सुनने हमारा ब्लैक टॉर्नेडो है, तो कहीं ना कहीं अपना में बहुत कुछ चीजें लिया होता। तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया और यह ऑपरेशन तब तक चला अब तक कि सारे के सारे आतंकवादी मर ना गए। जब सब सारे सारे आतंकवादी मर गए, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो खत्म कर लिया गया। जैसा कि अमेरिका के समय भी हम देखते हैं, जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का यह हमला हुआ था, तो इस हमले के जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था, जिसके तहत उसने अलकायदा के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए थे और अफगानिस्तान के ऊपर इसने क्रूज मिसाइलों से हमला करा था। तो इस प्रकार का ही यह ऑपरेशन था। ये छोटे स्तर पे था, ये भारत के अंदर ही चलाया गया था ताकि आतंकवादी को मार गिराया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, आपको नाम याद रखना है, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत ने आतंकवादियों के लिए 26/11 हमले में कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ठीक है, आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो रही है। तो ये पूरी पूरी घटना थी, जो घटना हुई थी, और इस घटना के फलस्वरूप कहीं ना कहीं देश की सरकार को महसूस हुआ कि भाई कहीं ना कहीं एनआईए होना चाहिए, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो आतंकवाद से जुड़े हुए सभी पहलुओं को देखे, सभी मामलों को देखे, उसकी जांच करे और बाद में जो भी व्यक्ति दोषी है उसको सजा सुनाए और पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वह सरकार को सौंपे। तो उस प्रकार की
गतिविधियों के लिए एक एजेंसी की जरूरत महसूस हुई, तो उसके बाद एक यही एजेंसी स्थापित कर दी गई सन 2009 के अंदर। अब इस एजेंसी का जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वह तो दिल्ली में ही है, क्योंकि दिल्ली में सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उसका हेड ऑफिस भी दिल्ली को ही बनाया गया। लेकिन इसकी कई छोटी छोटी शाखाएं हैं पूरे भारत में। तो मुख्य रूप से 8 शाखाएं बताई जाती है। इसकी 8 शाखाएं जो है वह मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, जम्मू, रायपुर और कोलकाता में इसकी 8 अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, तो शाखाओं की बात हो गई, मुख्यालय की बात हो गई। हाँ, साथ ही साथ यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एनआईए का अपना एक सेल है, अपना एक सेल है, और यह सेल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेल का नाम है टीएफएफसी सेल। तो जिस प्रकार से इस एनआईए का काम है, एनआईए काम किसको लेकर के, आतंकवादियों को लेकर के, आतंकवादी गतिविधियों को देखना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये सभी मामले उसके तहत आते हैं। तो इसी तरह से यह जो सेल है टीएफएफसी सेल, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह भी इसी प्रकार काम करता है। तो टीएफएफसी सेल का मतलब क्या है, इसका जो मतलब है, उसके जो काम है वो इसके नाम में छुपे हुए हैं। तो उसका नाम क्या है, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। ठीक है, तो दो चीजें की बात की गई है इसके नाम के अंदर ही। टेरर फंडिंग है पहली बात। टेरर फंडिंग क्या होता है, देखो बहुत सारे जो टेरर है वो अपने आप में कभी अकेला नहीं चलते, ऐसा हमेशा पाया जाता है। जब जब गतिविधियां होती है तो कहीं ना कहीं उसमें या तो यह मिलता है कि उसके अंदर हमारे देश के कुछ लोग शामिल थे, या बाद में ये पता लगता है कि उसके अंदर दूसरे देशों के लोग थे जो उसको सहयोग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद में आतंकवादी हमला हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस जांच एजेंसी का यह भी काम है, और इस जो सेल बनाया गया टीएफएफसी सेल का मुख्य काम यह है कि टेरर फंडिंग को ऊपर रोक लगाए, यह नजर रखे टेरर फंडिंग में कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर से टेरर फंडिंग को बढ़ावा ना मिले, और टेरर को हमारे देश के अंदर तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा रोका जा सके। साथ ही साथ क्या देखा जाए, फेक करेंसी। कहीं ना कहीं क्या होता है, टेररिज्म के अंदर फेक करेंसी का भी अपने आप एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस एजेंसी का यह भी महत्वपूर्ण काम है कि यह फेक करेंसी के ऊपर भी नियंत्रण लगाए पूरे ऑल ओवर इंडिया। यह देखे कि फेक करेंसी कहीं पे तैयार ना हो और ना ही उसका विनियमन हो। तो दोनों चीजों के ऊपर नियंत्रण लगाने का जो मुख्य काम है, यह एनआईए के मुख्य सेल टीएफएफसी सेल का काम है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो यह जो पूरा का पूरा एनआईए है, इससे जुड़ी है सारी बातें हम समझ ली। इसके आगे चलते हैं और बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें वो समझ लेते हैं। तो यह जो पूरा का पूरा एनआईए होता है, ये एनआईए पूरा का पूरा एक महानिदेशक के नीचे काम करता है। इसके ऊपर सबसे जो ऊंचा पद होता है वह महानिदेशक का पद होता है। यह जो महानिदेशक होता है, इस महानिदेशक को एनआईए में केंद्र सरकार नियुक्त करती है, और केंद्र सरकार के नियुक्ति के अनुसार ही यह व्यक्ति यहाँ काम करता है। हाँ, लेकिन अगर तुलना की जाए कि भाई भारत में ऐसा कौन सा दूसरा पद है जिसके हिसाब से इस व्यक्ति की तुलना की जा सकती है, यानी कि महानिदेशक के पद इज इक्वल टू व्हाट, तो महानिदेशक का पद इज इक्वल टू एक स्टेट पुलिस का जो महानिदेशक होता है उसी के समान को शक्तियां दी जाती है। यानी कि स्टेट पुलिस की जो महानिदेशक है उसके पास जो पावर्स हैं, उसकी जो ड्यूटीज है, तो उसी प्रकार की सभी जो चीजें होती हैं वह एनआईए के महानिदेशक के पास भी वही सभी चीजें होती हैं। तो अगर कंपैरिजन की बात हो तो कंपैरिजन भी आप समझ चुके हैं कि एनआईए का महानिदेशक का पद जो है वह राज्य पुलिस के महानिदेशक के पद के बराबर होता है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के मामले। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है गृह मंत्रालय के प्रशासन में काम करती है। यानी कि इसको जो भी काम करना होगा वह गृह मंत्रालय के नीचे रहकर ही करेगी, और गृह मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार या उसके निर्देशों के अनुसार चीजों को हैंडल करेगी। अपनी रिपोर्ट जो भी होगी इसके जांच की लेकर के सभी जो रिपोर्टें होंगी यह अपनी गृह मंत्रालय को सौंपेगी। वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री हम जानते हैं अमित शाह हैं। तो यह सारी महत्वपूर्ण बातें थी इससे जुड़ी हुई। अब हम यह समझ लेते हैं कि भाई क्या औचित्य थे, यानी क्या उद्देश्य थे इसको बनाने के। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि भाई जो मुंबई वाला हमला था, मुंबई हमले की वजह से ही एनआईए की स्थापना की गई थी। तो पहला उद्देश्य देखो भाई यही है कि सरकार यह चाहती थी कि हमारे देश के अंदर दोबारा ऐसी आतंकवादी घटनाएं ना हो और लोगों की इस प्रकार से जान तो बिल्कुल भी ना जाए। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, एक एजेंसी बनाई, एनआईए बना दी। तो पहला उद्देश्य महत्वपूर्ण यही है, तो आतंकवादी हिंसा को रोकना। आतंकवादी हिंसा को इस प्रकार से रोकना, साथ ही साथ क्या होता है, आतंकवादी हिंसा कभी भी अकेले नहीं होती है। आतंकवादी हिंसा में बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं, जैसे कि सीमा पार से जो आतंकवादी है वो हमारे देश में किस प्रकार से एंटर कर रहे हैं, हमारे देश के कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, दूसरे देश का कहाँ से उसको फंड प्रोवाइड हो रहा है, कौन कौन सहयोग कर रहा है। तो यह सभी चीजों पर नजर रखना और कोशिश करना कि आतंकवादी गतिविधियां ना हो, एनआईए का काम है। साथ ही साथ यह जो जब भी आतंकवादी होते हैं क्या टारगेट करते हैं, यह टारगेट करते हैं कि कहां पर आबादी ज्यादा है। तो कोशिश करना कि भाई घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, वहां से इन लोगों को दूर रखा जा सके और समय से ही पकड़ लिया जा सके, ताकि आतंकवादी गतियों को अंजाम ये लोग ना दे पाए। तो उस प्रकार का इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह यही है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि भाई एनआईए पूरे ऑल ओवर इंडिया यह भी जांच करेगी कि पूरे देश के अंदर हथियारों की सप्लाई, नशीली दवाइयों की सप्लाई बिल्कुल ना हो, इस प्रकार की चीजें अब कभी ट्रांसफर ना हो एक जगह से दूसरे स्थान पर, और लोगों तक इनकी पहुंच संभव ना हो सके। इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण करने का काम भी एनआईए का ही होता है। साथ ही साथ एनआईए यह भी देखेगी कि जाली मुद्रा और आतंकवाद जाली मुद्रा को लेकर के
नियंत्रण रखा जा सके। जाली मुद्रा को लेकर के हम बात कर चुके हैं। फेक करेंसी का इसका लिए एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है, TFFC सेल, वह भी देखता है। तो जाली मुद्रा पर नियंत्रण बनाने का भी महत्वपूर्ण काम से, महत्वपूर्ण उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी देखना है कि सीमा पार के क्षेत्रों से किसी भी आतंकवादी गलत तरह से घुसपैठ ना हो सके, ठीक है ना। तो घुसपैठ को भी नियंत्रित करना, केवल यह इसका ध्यान रखना है। अब NIA यहाँ पे यह भी देखेगी कि भाई जो गलत प्रकार के लोग, गलत प्रकृति वाले हैं, वह लोग सीमा पार से हमारे देश में ना आए, केवल वही आए जो लीगल तरीके से आ रहे हैं और जिनका आना सार्थक है। बेवजह कोई गलत आदमी हमारे देश में एंट्री ना करे, ये सब काम भी NIA को देखना होता है। अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति पाया जाता है और संदिग्ध लगता है, तो संदिग्ध लगने की स्थिति में क्या की जाएगी, फिर NIA के द्वारा उस व्यक्ति की जांच की जाएगी। तो उस प्रकार की साथ ही साथ क्या करना, जांच और अनुसंधान, वही बात, अगर इंटरलिंक चल रही है सारी चीजें, तो आप लिंक करके समझते जाएंगे, आपको सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जांच व अनुसंधान करने का भी महत्वपूर्ण काम जो है वह इस डिपार्टमेंट को दिया गया है कि भाई जांच और अनुसंधान जो भी होती है, इस प्रकार का मामला जो भी सामने आता है, तो आप उसकी जांच करें, पूरी की पूरी जांच करें, अनुसंधान करें, और आपको जो भी सहयोग चाहिए उस सहयोग के लिए आप हमारे देश की खुफिया एजेंसी से आप आपकी सपोर्ट करेगी। अगर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। आपको कैसे भी सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट आपको पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण काम है, आतंकवाद पर नियंत्रण लगाना, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना, तो आप ये सभी चीजें देखें और अंत में आपकी जो भी रिसर्च हो उसकी आप रिपोर्ट बाद में पेश करें। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये भी आती है, सेकंड ARC की जो रिपोर्ट थी जो सन 2005 में आई थी, यह रिपोर्ट तो वैसे अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी क्लास के अंदर हम इस पूरी रिपोर्ट की खास चर्चा करेंगे, लेकिन जो सेकंड ARC की रिपोर्ट आई थी यह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी यह रिपोर्ट अपने आप में महत्वपूर्ण बन गई है। महत्वपूर्ण क्यों बन गई है, क्योंकि सेकंड ARC की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अंदर भी यह सिफारिश की गई थी कि हमारे देश में ऐसी एक एजेंसी की आवश्यकता है जो उस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को, संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके, उन पर नजर रख सके, तथा उनसे संबंधित जरूरी जो उपाय हैं वह सभी उपाय भी कर सके। यह सिफारिश की गई थी सेकंड ARC यानी कि दूसरे प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय इसको अंजाम नहीं दिया गया किसी कारण से, लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो यहाँ भी इसकी सिफारिश की गई थी। तो यह कुछ इसके महत्वपूर्ण औचित्य थे। इसके थोड़े से काम समझ लेते हैं, क्या क्या काम इसको करने हैं। तो देखो, अब तक हम जो बात करते हो आपको उसके बहुत सारे काम तो पता लग गए होंगे, ठीक है, कि भाई आतंकवादी गतिविधि पर नियंत्रण लगाना दरअसल क्या होता है, जो लगभग किस चीज के उद्देश्य होते हैं उसकी स्थापना के, वही कहीं ना कहीं कार्य के रूप में भी सामने आते हैं। तो इसके जितने उद्देश्य हमने भी समझे हैं, तो यह सब उद्देश्य भी क्या है, इसके कार्य में गिने जाएंगे। इसके अलावा कुछ अगर इसके अन्य काम है, जैसे कि आतंकवादी गतिविधि जुड़ा जो जो काम था वो सब तुमने समझ लिया, वो सब तो है इसका। अब इसके अलावा इसको क्या करना है वह समझ लेते हैं। इसके अलावा कुछ काम इसके ये हो गए कि यह क्या करेगी, NIA कानूनों के अंदर, जो NIA का कानून बनाया हुआ है उसके कानून के अंदर इसको जो जो काम दिए गए हैं उन सभी कामों को यह पूरा करे। कोई मामला इसके लिए लाया था, इसकी जांच पड़ताल के लिए लाया था, तो उस मामले की पूरी तरह जांच करे, ईमानदारी से जांच करे, और बाद में अपने जो रिपोर्ट है रिपोर्ट पेश करे। और जो जिस पे अभियोग यानी कि जो संदिग्ध पाया जाता है, इसको लगता है कि हाँ यह व्यक्ति दोषी है, तो उस व्यक्ति का नाम बताए, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह NIA का महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा दूसरा समझते हैं, जांच व खुफिया एजेंसी। मैं बता चुका हूं आपको कि भाई इसका एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि हमारे देश के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जो एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज की सपोर्ट ले, उनको उनसे मदद ले और उनको मदद करे, जिससे कि क्या हो, जो भी विषय है, जो भी मामला है, उस मामले को आसानी से सुलझाया जा सके और जो भी क्रिमिनल है उस क्रिमिनल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, ठीक है, ताकि वो देश की सीमाएं पार ना कर पाए। ऐसा क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो क्रिमिनल्स होते हैं वो देश की सीमाएं पार कर जाते हैं, उसके बाद उनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना कि भाई सपोर्ट से काम चलो, आपको जिस प्रकार की मदद चाहिए सब जगह से मदद करो और मदद लो, ताकि जो गतिविधियां हैं, गलत गतिविधि को रोक लगाई जा सके और बाकी के सभी काम जो है वो अच्छे से हो सके। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि भाई आवश्यक उपाय सुझाना। अगर NIA काम कर रही है, NIA के काम करने में कोई परेशानी आ रही है, कोई ना कोई इसको कमी लग रही है, तो ऐसी स्थिति में यह क्या कर सकती है, जो भी जरूरी उपाय इसको लग रहे हैं वो क्या करे, सरकार को वह उपाय बताए। ऐसी स्थिति में अगर सरकार को भी वह सभी उपाय करना उचित लगेगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार उन सभी उपायों को लागू कर देगी, जिससे कि यह जो NIA डिपार्टमेंट है ये अपने जो काम है और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा ही सुगमता से, सरलता से कर सकेगा। तो यह NIA के कुछ महत्वपूर्ण काम है जो करने हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण एजेंसी है, यह मुख्य रूप से आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर ही केंद्रित है। यह बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने यह समझ लिया कि इसका फाउंडेशन कैसे हुआ था, वह क्या कारण रहे जिसकी वजह से इसको सन 2008 में विधेयक लाया गया, उसको अधिनियम बनाया गया और 2009 में इसकी स्थापना कर दी गई। इससे जुड़े विभिन्न प्रावधान हमने समझ लिए हैं। FCC
TFFC सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो आपको उसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या थे स्थापना के, उसके कार्य क्या हैं, यह भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आज को ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें जो बच रही हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उन सभी चीज़ों को हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में जो हमारा यही टॉपिक है, यही टॉपिक रहने वाला है NIA। लेकिन हम इसके कल वाली क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के साथ साथ हम यह जानेंगे कि सन 2019 में NIA से जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, सरकार को क्या जरूरी लग रहा था। जैसे कि हम जानते हैं भाई उपाय सुझा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी महसूस हो रही थी, तो उन कमियों को कब लागू किया गया, उन कमियों को ठीक किया गया, उसके लिए उपाय किए गए। सन 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, तो वह महत्वपूर्ण संशोधन जानने के लिए कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो समय सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको आप समझ लीजिए, और बाकी वीडियो लाइक कीजिए, बाकी लोगों तो शेयर कीजिए। कल फिर आएंगे इस इनकम्प्लीट टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, फिर उसके बाद हम कोई अलग टॉपिक दोबारा से लेंगे, उसको समझेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए दिन इसी टॉपिक के साथ।